नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आज के लेक्चर में लेके आए हैं कि आज हम आपको आधुनिक भारत का आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे यूरोपियों के आगमन से कि यूरोपी कैसे आए, कब आए, उनकी क्या मंशा थी और किस तरह से भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया और यहाँ पे शासन किया। तो इस तरह से आज हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण था कि यूरोपी भारत आते। आधुनिक भारत भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ और क्या कारण था, क्यों आए वो लोग। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम दो तीन पॉइंट पर फोकस करेंगे। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज है कि 15वीं 19वीं शताब्दी के बारे में देखेंगे। 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच देखेंगे। दूसरी चीज देखेंगे कृषि और प्रौद्योगिकी में विकास। ठीक है। और तीसरी चीज देखेंगे हम कि पूंजीवादी के द्वारा सामंतवादी का विस्थापन। पूंजीवादी के द्वारा सामंतवादी का विस्थापन। तो दोस्तों, ये यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ने के लिए हम तीन पॉइंट्स को आज देखेंगे। मतलब वो आए थे इसी टाइम पीरियड में, वो लोग आए थे, तो हम इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्यों वो लोग आए थे। और दूसरी चीज देखेंगे कृषि और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ कैसे होता है। और तीसरी चीज देखेंगे कि पूंजीवादी के द्वारा सामंतवादी का विस्थापन कैसे होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मान लीजिए ये है यूरोप, ठीक है, और ये है भारत। ठीक? जो यूरोप था वो भारत के पश्चिम में स्थित है। तो हम देखेंगे कि ये लोग आए क्यों, क्या रीजन था। तो इसके दो तीन ऐसा नहीं था कि हाँ ये लोग पहले कभी नहीं आए थे। हालांकि मार्को पोलो 12वीं शताब्दी के पहले, 12वीं शताब्दी में आया था। जब वो चीन की यात्रा किया था तो उस समय वो वहां गया था और एशिया के बारे में उसने वहां जाके बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था कि वहाँ बहुत धन दौलत है, बहुत सब कुछ, बहुत समृद्ध देश है। तो इस तरह से यूरोपियों को पता था कि पूर्व की ओर जाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो उस समय होता क्या है कि आइए देखते हैं।
पहली चीज देखते हैं 15वीं से 19वीं शताब्दी। ठीक है? तो ये चीज हम देखते हैं। तो जो यूरोप था, यूरोप, यहाँ पे पुनर्जागरण शुरू होता है, यहाँ पे पुनर्जागरण शुरू हो जाता है। और जो भारत है, तो भारत भारत क्या था कि भारत बस केवल एक भूमि के रूप में विकसित था, एक राष्ट्र के रूप में नहीं। ये क्योंकि ये रूढ़िवादिता से ग्रस्त था, उसमें रूढ़िवादिता से भारत पूरी तरह से ग्रस्त था। ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि जब पुनर्जागरण होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वहां पे विकास होगा, और फिर वहां के लोग जब डेवलप होंगे तो उनका एक समाज होगा। जब समाज डेवलप होगा तो लोग बाहर जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से दूसरी चीज हम देखते हैं कि कृषि और प्रौद्योगिकी में क्या विकास होता है। दूसरी जो बात है, कृषि और भी होता क्या है कि जब पुनर्जागरण होता है और कृषि और प्रौद्योगिकी में विकास होता है, जब कृषि और प्रौद्योगिकी डेवलप होगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो भाई वो किसी की गुलामी क्यों स्वीकार करेंगे, फिर वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहेंगे, वो अपनी जरूरत की चीजें पाना चाहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि पश्चिम में जब कृषि और प्रौद्योगिकी में विकास होता है तो वहाँ के जो मार्केट होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और लोगों के पास पैसे आने लगते हैं। जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो फिर वो अपना व्यापार दूसरी जगह करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब लोगों के पास पैसे आने लगते हैं तो धीरे धीरे जब डेवलप हो जाते हैं तो फिर जो सामंतवादी होती है फिर वो प्रतिस्थापित होने लगती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर पूंजीवादी के द्वारा सामंतवादी से कैसे, मतलब सामंतवादी कैसे प्रतिस्थापित करते हैं पूंजीवादी के द्वारा। पूंजीवादी क्या होती है उसको जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि आखिर पूंजीवादी क्या होती है। पूंजीवादी के द्वारा सामंतवाद का प्रतिस्थापन। तो पूंजीवादी क्या होता है कि पूंजीवादी ऐसी व्यवस्था होती है कि जब वस्तु और सेवाओं पर किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार हो जाए तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे साम, मार्केट में क्या होता है कि अभी जो समाजवादी व्यवस्था रहती है, समाजवादी व्यवस्था में होती है कि गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप रहता है, लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें जो उत्पाद होता है, उत्पाद मतलब वस्तु और सेवा का मतलब, हाँ, जो भी उत्पाद होता है उस पे समाज के किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार हो जाता है। तो वो जिस तरह से चाहता है तो उस तरह से
अपना वर्क करता है, अपना सब संचालित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था आती है तो लोगों के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जब लोगों के पास पैसे होंगे तो फिर वो किसी के अधीन रहना क्यों पसंद करेंगे? जब लोगों के पास पैसे आ जाएँगे जब लोगों के पास पैसे आ जाएँगे तो वो किसी के अधीन रहना पसंद ही नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा आने लगा। लोगों के पास पैसा आने लगा। भाई जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो फिर जो भी किसान थे, किसानों के पास और जो भी बैंकर्स थे उनके पास पैसे आने लगे तो फिर वो किसी की अधीनता क्यों स्वीकार करेंगे? जबकि सामंतवादी में क्या होता है? सामंतवादी क्या होती थी कि जैसे सामंतवादी है, ये सामंत है, ये सामंतवादी व्यवस्था होती है कि ये जैसे जमींदार है, तो जमींदार की ये भूमि है, ठीक है, और इसका इतना पार्ट ये दे दिया सामंत को, ठीक है, ये सामंत को दे देता है, कहता है कि तुम इस पे जो भी खेती करना हो, जो भी चीजें करना हो तुम करवाओ, और बाकी जो भी पैसा आए उसमें से तुम अपना कुछ लेके बाकी मुझे दे दो। तो सामंत इसको ले जाके किसानों को दे देता है, किसानों में बांट देता है, किसानों में बांट देता है और किसानों से खेती करवाता है और उनसे जो भी पैदा होता था उनसे सब ले लेता था। इस तरह से देखा जाए कि सामंतवादी में ये जो सामंत और जमींदार जो होते थे ये तो बहुत मजे से रहते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इसमें पीछा जाता था किसान, किसान की बड़ी दुर्दशा होती थी, किसान की जो है दुर्दशा बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जो ये खेती करता था जो भी पैदा होता था सामान उससे छीन लेता था और उसके बाद छीन के बाकी और जो भी होता था जमींदार को दे देता था और अपने पास रख लेता था। तो इस तरह से इसके पास कुछ नहीं बचता था और इसके पास पर्याप्त पैसा रहता था। तो इस तरह से जमींदार और सामंत दोनों खुश रहते थे, बाकी किसान परेशान रहता था। लेकिन जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो यहाँ पे ये हुआ कि ये जो ये प्रथा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब किसानों की अपनी भूमि होती थी, क्योंकि कृषि और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ था तो इसलिए उनकी खेती अच्छे से होती थी, उपज अच्छे से होती थी, उनके पास पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा तो उनको सामन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो इस तरह से धीरे धीरे सामंतवादी प्रथा समाप्त हो गई और पूंजीवादी प्रथा यूरोप में शुरू हो गई। तो अब देखते हैं आखिर पूंजीवादी जब प्रथा शुरू होती है पूंजीवादी, तो क्या प्रभाव होता है और आगे क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है ये आधारित होती है लाभार्जन पे, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी एक विशेष वर्ग का वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर नियंत्रण होगा तो वो चाहेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो लाभा जब वो ज्यादा से ज्यादा लाभ पाएगा तभी वस्तु और सेवाओं को सप्लाई करेगा। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ये पूरी तरह से लाभार्जन पर आधारित होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो बाजार में प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। प्रतिस्पर्धा इसके फलस्वरूप बाजार में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है कि भाई जिसके पास कच्चा माल और निर्मित वस्तुएं रहेगी वही मार्केट में रहेगा, नहीं तो बाकी बाहर जाए। तो लाभार्जन मेन उद्देश्य हुआ, उसके बाद प्रतिस्पर्धा हुई और बाजार में वही रुकेगा जिसके पास कच्चा माल और विनिर्मित वस्तुएं होंगी, कच्चा माल और विनिर्मित
वस्तुओं। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभार्जन पर आधारित थी और बाजार में एक प्रतिस्पर्धा मतलब डेवलप हो जाती है इसकी वजह से, और बाजार में वही रुकेगा, वही बिजनेसमैन रुकेगा जिसके पास कच्चा माल और विनिर्मित वस्तुएं होंगी। तो तो इस तरह से देखा जाए कि अगर जैसे मान लीजिए कच्चा माल और विनिर्मित वस्तुएं आपके पास है, तो मान लीजिए आप ही यूरोप में हैं और आपके पास ढेर सारा कच्चा माल और वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े हैं, तो आप भाई आपकी आंखें खोजेंगी कि कहाँ पे हमको बाजार मिले और हम अपना सामान वहां पे सप्लाई करें। तो इस तरह से यही जो कंडीशन थी कि यूरोप में पुनर्जागरण होता है और वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा सामंतवादी अर्थव्यवस्था का विस्थापन होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है और कच्चा माल और विनिर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए इनको जरूरत है नए बाजार की, नए बाजार की। तो इनकी आंखें नए बाजार को खोज रही थी। तो इस तरह से यही रीजन था कि इनको लगा कि हम पूर्वी देशों में जाके अपना माल बेचेंगे और वहां से लाभार्जन करके हम आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि अपने कच्चे माल को बेचने की चेष्टा लेके ये लोग भारत में आते हैं और यहाँ पे आगे और चीजें करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि होता क्या है कि भाई इनके यहाँ क्या होता है कि इनके यहाँ यूरोप में बौद्धिक विकास उसमें चल रहा, बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास, दूसरा प्रौद्योगिकी विकास, और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इनके यहाँ शुरू हो जाती है, पूंजीवाद का विकास होता है। तो भाई अगर मान लीजिए आपके यहाँ बौद्धिक विकास शुरू हो गया, प्रौद्योगिकी विकास है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू हो गई, तो जरूरी थोड़ी है कि अन्य देशों में भी वही वहाँ की संस्कृति और वहाँ पे इस सब चीजों का विकास हो। तो इस तरह से जब ये भाई आप कहीं जाओगे, अगर आपको लाभ लेना है तो आप वहाँ की पहले संस्कृति को अडॉप्ट करोगे, या तो अडॉप्ट करके आप वहां से लाभ लेके आओगे या फिर वहां की संस्कृति को ही बदल दोगे, उसके बाद फिर लाभ का मतलब लाभार्जन करोगे। तो जिस तरह से या तो वहाँ की कला और संस्कृति अडॉप्ट करो आप, या वहाँ के समाज को अडॉप्ट करो, या फिर वहां पे चेंजिंग कर दो। तो इस तरह से हमने देखा कि इतनी चीजें हुई। तो अब देखते हैं कि आखिर इन्होंने सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, ठीक है। तो आते क्यों जो यूरोपीय होते हैं वो मतलब व्यापार करने के लिए नए विकल्प की खोज में भारत आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस क्रम में सबसे पहले यूरोपीय ही आते हैं, सॉरी पुर्तगाली आते हैं। तो आते क्यों हैं कि एक मिनट, पुर्तगालियों का, ठीक है। तो जब ये नए विकल्प की खोज में पूर्व की ओर अपना व्यापार करने के लिए बढ़ते हैं, तो भाई ये है यूरोप, ठीक है। नहीं, एक मिनट,
यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है। व्यापार करने के लिए यहाँ पे रास्ता सीधे है, ये लोग आ सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। लेकिन क्या रीजन था कि ये ऐसे घूम के आए? क्योंकि जो पुर्तगाली आए थे वो अटलांटिक महासागर से होते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए, उसके बाद फिर कालीकट के पास आए थे। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसा रीजन था कि पुर्तगाली यहाँ से घूम कर आए, सीधे क्यों नहीं आए? तो इसको देखने के लिए हम इतिहास को थोड़ा गर्त में जाएंगे तो हमको उसका उत्तर मिलेगा कि आखिर क्या कारण था कि ये लोग इतना घूम कर आए थे। तो आइए देखते हैं कि थोड़ा हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर पुर्तगाली आते क्यों हैं इधर से। तो मान लीजिए ये हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। बस मैप मत समझिए, केवल हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये एशिया हो गया, और ये हमारा हो गया गल्फ कंट्रियां हो गई, और ये साउथ अफ्रीका, ये मान लीजिए साउथ अफ्रीका है। मैप नहीं बन रहा है, बस केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और ये है लाल सागर, ठीक है। और ये है यूरोपीय देश, ठीक है। ये यूरोपीय, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, इधर सारे यूरोपीय देश रहते हैं। तो होता क्या है कि भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही यूरोप से होता आ रहा है। तो ये जो पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगालियों को अटलांटिक महासागर में इधर से घूम के क्यों आना पड़ता है यहाँ से ऐसे? रीजन ये है कि ये जो लाल सागर से और फारस की खाड़ी से जो व्यापार होता था, इस पे एकाधिकार था इटली का। इटली का पुराने समय से ही इस पे एकाधिकार था। तो यहाँ से पूर्वी एशिया से वस्तुएं यहाँ से लाल सागर से होके ईरान और इराक तक जाती थी, ईरान और इराक तक, ईरान इराक तक जाती थी। उसके बाद फिर यहाँ से इटली के द्वारा यूरोपीय देशों में पहुंचाया जाता था, चाहे वो सुंदर प्रसाधन की वस्तुएं हों, चाहे कपड़े हों, चाहे मसाले हों, चाहे जो भी हो। तो अगर किसी यूरोपीय देश को कोई भी चीज की जरूरत होती थी तो वो इससे, इटली से संपर्क स्थापित करता था और इसको टैक्स देता था, या फिर इससे वो सामान लेता था, उसके बाद फिर वो अपना वो चलाता था, जो भी उसको जरूरत होती थी वो अपना काम करता था। तो इस तरह से देखा जाए कि इटली का इस इन दोनों समुद्री रास्तों पर एकाधिकार था। तो अगर ये लाल सागर है और जब ये यहाँ से वस्तुएं आती थी तो ये लाल सागर के माध्यम से यहाँ पे जाती थी, एक अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह था, लेकिन अब नहीं है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के बाद फिर यहाँ से फिर ये, सॉरी, जो मैंने गलत बता दिया, उल्टा बता दिया, ये नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ से जब वस्तुएं आती थी तो लाल सागर होते हुए, उल्टा लिख दिया, सॉरी है, ये है यहाँ पे ईरान और इराक है, ईरान, ईरान इराक, और ये है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो जब पूर्वी एशिया से वस्तुएं आती थी तो लाल सागर से होते हुए अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर जाती थी, फिर यहाँ से फिर भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप में चले जाते थे। तो इस तरह से इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों जो
समुद्री व्यापार थे, इस पे इटली का पूर्ण अधिकार था। अगर किसी यूरोपीय देश को अगर मान लो यहाँ से व्यापार करना होता था तो उनको यहाँ से टैक्स देना पड़ता था। तो अब पुर्तगालियों को भाई उनको भी व्यापार करना था, तो कितनी बार टैक्स दे और कब कब दे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि कोई नया रास्ता ही खोजते हैं। तो इस तरह से पुर्तगाली यहाँ से अटलांटिक महासागर होते हुए फिर केप ऑफ गुड होते हुए फिर यहाँ पे आए कालीकट के पास। हालांकि इससे पहले 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली था बार्थालोमा डियाज। बार्थालोमा डियाज, बार्थो कह लो। बार्थालोमा डियाज ये केप ऑफ गुड के पास आया था। केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड के पास यहाँ दक्षिण अफ्रीका के कॉर्नर तक आया था, फिर यहाँ से वापस चला गया था, ये आगे नहीं बढ़ा था। तो लेकिन जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जब वास्को डी गामा जब 1498 में ईस्वी में आया, वास्को डी गामा 1498 में आया। वास्को डी गामा जब 1498 में आता है भारत, तो यहाँ कालीकट के बंदरगाह पे उतरता है और वो यहाँ से ढेर सारी वस्तुएं लेके जाता है, मसाला लेके जाता है और वस्त्र लेके जाता है, बहुत सी चीजें लेके जाता है। तो उस समय जब वो सामान लेके पुर्तगाल जाता है तो जो काली मिर्च होती है वहां पे 60 गुना दाम में बिकती है। तो इस तरह से जब वहां के लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फिर उसके बाद फिर पुर्तगाली फिर वहां के जो राजा थे, हालांकि सामंती अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर व्यापारी हैं तो वो राजा को फायदा तो देंगे ही। तो इस तरह से वहां के राजाओं ने भी प्रोत्साहन दिया कि ठीक है, तुम लोग जाओ, रास्ते को खोजो, जो भी होगा हम तुमको पैसे से लेके हर चीज से लेके मदद करेंगे। तो इस तरह से देखा हमने दोस्तों कि पुर्तगालियों ने अटलांटिक महासागर के रास्ते होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए कालीकट के पास तक पहुंच गए। हालांकि यहाँ पे पहुंचने के बाद व्यापार करना उतना आसान नहीं था इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अरब थे, अरबों का यहाँ पे अधिकार था हिंद महासागर पे। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो अरबों का हिंद महासागर पे अधिकार था और पुर्तगाली भी यहाँ आए थे। तो और पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य ये था, अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों का उद्देश्य था कि सिर्फ व्यापार करना, और व्यापार करते करते अगर मान लो ईसाई धर्म का प्रचार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो पुर्तगाली अलग थे, पुर्तगालियों का व्यापार करना तो उद्देश्य था, लेकिन इनका उद्देश्य ये भी था कि ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो इस तरह से यहाँ पे जो अरबी होते हैं, अरब के लोग होते हैं, उनसे और पुर्तगालियों से युद्ध होता है, और उसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पे हिंद महासागर पे पूरा अधिकार कर लिया और यहाँ पे अरब वासियों को यहाँ से खदेड़ दिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कौन आया और किस तरह से पुर्तगाली भारत में आए। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि आगे की चीजें क्या हैं, कैसे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।